देखिए 12.1 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर एक एक पार्ट आपसे डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा चूज द करेक्ट अल्टरनेट फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। एक एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन्स मॉडल इज डैश द एटॉमिक साइज ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। साइज ऑफ द एटम मतलब एटॉमिक साइज, मतलब दो मॉडल थे, एक थॉमसन मॉडल था और एक रदरफोर्ड मॉडल था। एक थॉमसन मॉडल था और एक रदरफोर्ड मॉडल था। रदरफोर्ड, अब कुछ लोग तो रदरफोर्ड पढ़ते हैं, रुदर नहीं है, रदरफोर्ड है। अब फिर भी इनकी अम्मा ने जब नाम रखा होगा पता नहीं क्या इनको घर में कहती होंगी। तो कहते हैं दोनों मॉडल में जो एटम का साइज है, जिसको एटॉमिक साइज कहते हैं, उसका साइज मच ग्रेटर देन रदरफोर्ड मॉडल है। मतलब थॉमसन का साइज बड़ा था या कोई डिफरेंट नहीं था या मच लेस था। देखो एटॉमिक साइज दोनों ने सेम बताई थी, नहीं समझे? मतलब दोनों ने कहा था कि एटम की साइज 10⁻⁻10 मीटर की साइज का है। दोनों का साइज सेम था। हाँ, बाद में न्यूक्लियस की पोजीशन पे गड़बड़ था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेंगे, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज रदरफोर्ड और थॉमसन ने दोनों ने एटम की जो टोटल साइज है वो अलग की बात है। बाद में रदरफोर्ड ने कहा था कि बहुत स्मॉल एरिया में, बहुत स्मॉल जगह में न्यूक्लियस होता है और टोटल जो ये ब्लैंक स्पेस होता है, खाली जगह होती है, ठीक है। लेकिन टोटल साइज दोनों का सेम था। तो इसका जो पार्ट सही है वह जिसमें लिखा नो डिफरेंट फ्रॉम, ये पहला वाला सही है। समझ में आ गई बात? ये पहला वाला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट क्या रहता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, सेकेंड पार्ट बारे में बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल दोनों इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहता है? देखो थॉमसन मॉडल कहता है कि एक ये प्लम पुडिंग मॉडल था इनका, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। उन्होंने क्या कहा था कि पूरा एटम जो है वो पॉजिटिव होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बिडेड लाइक द सीड्स ऑफ द, इसके सीड्स के रूप में जो है वो रहते हैं। तो सीड्स के रूप में रहते तो क्या मूवमेंट कर रहे हैं? मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। यानी कि थॉमसन मॉडल कहता है कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, नहीं समझे? थॉमसन मॉडल कहता है कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? स्टेबल है। तो पहले पार्ट किसके मॉडल के बारे में बात की जा रही है? थॉमसन। पहला थॉमसन सही है, नहीं समझे? और रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल रेडियस में मूवमेंट करते रहते हैं। यानी कि रदरफोर्ड के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, यानी वो अनस्टेबल होते हैं। यानी उनके ऊपर एक हमेशा नेट फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसकी डायरेक्शन न्यूक्लियस की तरफ होती है। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है। तो यानी कि बी पार्ट में, पहले पार्ट में क्या बनेंगे? थॉमसन मॉडल और दूसरे में भरेंगे रदरफोर्ड मॉडल। समझ में आ गई बात? समझना पड़ेगा, ये नहीं वहां अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हैं कि अब क्या भरते हैं, बोले जय श्री राम देव अक्कड़, तो अक्कड़ बक्कड़ पहुंच गए वहां, कह दिए इसमें थॉमसन भर देते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डैश इज डूम्ड टू कोलैप्स। द क्लासिकल एटम जो होता है, क्लासिकल थ्योरी जो भी है, उसमें किस मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एटम्स के कोलैप्स होने की संभावना होती है, वो आपस कोलैप्स हो जाएंगे। किस मॉडल में था? थॉमसन मॉडल में था या रदरफोर्ड मॉडल में था? मतलब इसमें थॉमसन भरे या रदरफोर्ड भरे? भाई थॉमसन में कोलैप्स की कोई चांस नहीं था। रदरफोर्ड के थॉमसन में इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, ऐसे धंसे बैठे हुए हैं। रदरफोर्ड में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से चक्कर लगाया करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और ये पॉजिटिव जो चार्ज है या पॉजिटिव न्यूक्लियस उसको घसीट रहा है, तो ये घूम घूम के अल्टीमेटली एक समय ऐसा आ सकता था कि ये जाके न्यूक्लियस में घुस जाता, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसा है कि ये कोलैप्स हो सकता है। तो यानी कि इस पार्ट का सही आंसर कौन है? रदरफोर्ड। समझ में आई बात? ये थर्ड पार्ट का आंसर है। एक एक पार्ट हम बता देते हैं जिससे कि
कंफ्यूजन ना हो। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, यानी डी पार्ट, फोर्थ नहीं इसमें डी पार्ट है, डी लिख दो, तो जो भी बुक में उससे मतलब नहीं है। डी पार्ट कह रहा है कि एन एटम हैज ए नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश बट हैज ए हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश। मतलब एक मॉडल कहता है कि एटम में कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक कहता है नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कौन कहता है और नॉन कंटिन्यूअस कौन कहता है? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कौन कहता है? थॉमसन कहते हैं। थॉमसन ने कहा था कि एटम टोटल पॉजिटिव होता है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज फैला रहता है सब चारों तरफ, यानी कि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब रदरफोर्ड कहते थे कि जो ज्यादा से ज्यादा मास उसके न्यूक्लियस पे होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटी जगह पे होता है, ठीक है, न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻15 ऑर्डर का होता है। तो रदरफोर्ड के हिसाब से ये मास एक जगह ज्यादा इकट्ठा होता है, ठीक है, और थॉमसन के हिसाब से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जिन्होंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहा, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कहा, वो थे मिस्टर थॉमसन, और जिन्होंने हाईली नॉन यूनिफॉर्म कहा वो थे मिस्टर रदरफोर्ड। समझ में आ गई बात? अगला पार्ट क्या कहता है, क्या कहता है मतलब कौन क्या कहता है? ये थ्योरेटिकल ही ज्यादातर है, मैथमेटिकल है लेकिन मैथमेटिकल कम है। ई पार्ट क्या कहता है? ई पार्ट कहता है कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम possesses most of the mass of the atom in रदरफोर्ड मॉडल या बोथ द मॉडल। कहते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ज्यादातर मास करता है। वैसे तो दोनों लोगों ने यही कहा दोनों लोगों ने यही था, ठीक है। तो इसके दो पार्ट है, कुछ रदरफोर्ड कहते हैं, कुछ बोथ द मॉडल कहते हैं। मेरे हिसाब से बोथ द मॉडल होना चाहिए, ठीक है, कि दोनों मॉडल कहते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने भी ये कहा था कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, टोटल मास होता है, और इसी के पास होता है न्यूक्लियस के पास ज्यादातर मास। और थॉमसन ने कहा था कि भाई पूरा एटम पॉजिटिव होता है, जिसका मतलब ज्यादातर पार्ट पॉजिटिव के पास होता है। तो इसका पार्ट मेरे हिसाब से बोथ मॉडल के लिए सही है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग रदरफोर्ड बताते हैं। अब ये आप देख लीजिएगा, ठीक है।